आज मैं पहली बार सपरिवार खुद गाड़ी चलाकर बाहर सबको घुमाने ले जा रही हूँ। सनी काफी दिनों से मुझे गाड़ी खरीदने के लिए कह रहा था और मुझे भी अब बस में आने में परेशानी होने लगी थी। जब से मुझे न्यूरोपैथी जो कि नसों की कमजोरी से हो जाती है की शिकायत हो गई है, तब से मुझे बस में चढ़ने व उतरने में काफी दिक्कत होने लगी है। और फिर अब सनी की दादी को भी इस उम्र में कहीं बाहर ले जाने के लिए किसी ऑटो या रिक्शा में जाने में असहजता होती है। और इसके साथ ही एक दिन मैंने उन्हें सनी से ये कहते हुए भी सुना था कि बेटा, अपनी माँ से कह के अब वो कार खरीद ले। अरे, मरने से पहले इस बुढ़िया को भी 4 पहिए में घुमा दे जरा। बस उनकी ही बात शायद मुझे इतना असर कर गई कि मैंने पिछले शनिवार को वैगनार कार फाइनेंस करवा ली। बाकी रही ड्राइविंग की बात, तो वो तो रोमा मुझे कई महीने पहले ही सिखा चुकी है। आज मैं सबसे पहले सबको मंदिर लेकर जाऊंगी और उसके बाद सनी की फेवरेट 3D मूवी देखेंगे, जिसके लिए सनी के साथ साथ उसकी दादी भी बहुत उत्साहित हैं। मैंने रोमा को भी अपने साथ ले लिया है क्योंकि पहली बार परिवार को गाड़ी में बिठाकर ड्राइव कर रही हूँ, तो थोड़ी सी घबराहट होना तो लाजमी है ना। रात को डिनर भी हम सबने बाहर रेस्टोरेंट में ही किया। सब बहुत खुश थे आज और सबकी खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। घर वापस आने पर उषा देवी ने आज मेरे सिर पर आशीर्वाद देते हुए मुस्कुराकर अपना हाथ रखा, जिस पर मैंने उनके पांव छुए और मुझे ऐसा करते हुए देखकर सनी ने भी तुरंत उनके पांव छुए, जिस पर उन्होंने सनी को अपने गले से लगा लिया। फिर सनी बोला कि आई लव यू दादी, और उसकी इस बात का जवाब उन्होंने भी आई लव यू कहकर दिया। आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। आज मुझे अपना त्याग और तपस्या सार्थक होती हुई नजर आ रही है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। आज रोमा ने एक अजीब सा प्रस्ताव मेरे सामने रखा, जबकि वो जानती है कि मैं कभी भी किसी अजनबी पर यूं ही विश्वास नहीं करती, पर फिर भी उसने आज मुझे अपनी पहचान के एक लड़के को मेरे घर में एक पेइंग गेस्ट के रूप में रखने के लिए कहा। और इसके पीछे उसकी जो दलील थी वो भी बड़ी ही अजीब थी। जब मैंने रोमा से कहा कि वो खुद उसे अपने घर में क्यों नहीं रख लेती, तो उसने इस पर मुझसे ये कहा कि वो एक बेहद शरीफ लड़का है और इसलिए वो रोमा के पास नहीं रह पाएगा। उसने कहा कि वो मेरे टाइप का नहीं है। और फिर इस बात पर जब मैंने उससे ये कहा कि किराएदार रखना है रोमा मैडम, न कि आपको उससे शादी करनी है, जिस पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अभी तो मैंने उससे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है, जो कि मेरा उसे टालने के लिए सिर्फ एक बहाना मात्र है। बाकी मेरी तरफ से तो इस प्रस्ताव के लिए पूरी तरह से न है। इस बात को कई दिन गुजर गए, मगर रोमा ने जब इस संदर्भ में कोई बात नहीं छेड़ी, तब मुझे लगा कि उसने शायद उस लड़के को कहीं और घर दिला दिया है। मगर मुझे इस बाबत चैन की सांस लिए हुए 2 घंटे भी नहीं बीते होंगे कि छुट्टी के समय उसने फिर से अपना वो ही राग अलापना शुरू कर दिया। और जब मैंने कहा कि मैं इस तरह से किसी अजनबी पर विश्वास नहीं कर सकती, तो उसने पता नहीं किसे कॉल मिलाकर फोन मेरे कान से सटा दिया। दूसरी तरफ कोई चिर परिचित आवाज थी और जब मैंने फोन अपने हाथ में लेकर ध्यान से सुना, तो वो तो कोई और नहीं बल्कि स्मिता मैम थी। और उन्होंने मुझसे कहा कि वो उस लड़के को बहुत ही अच्छी तरह से जानती हैं। दरअसल उस लड़के की बहन उनकी स्टूडेंट रह चुकी थी। इसके साथ ही जब मैंने घर में इस सिलसिले पर बात की, तो उषा देवी का तर्क भी यही था कि मेरी गाड़ी की किश्तों में भी मुझे इस किराएदार के घर रहने से सहूलियत हो जाएगी। सबकी बातें सुनने के बाद आखिरकार मुझे अपने हथियार डालने ही पड़े और अब मैं अपने घर के पीछे की तरफ बने हुए छोटे कमरे की साफ सफाई में लगी हुई थी। अगले दिन वो लड़का सुबह सुबह ही अपने सामान के साथ मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा था कि जैसे मेरी हाँ के लिए ही रुका हुआ हो अभी तक। हाय, माई सेल्फ अनुराग, बट यू कैन कॉल मी अनु, बड़े ही फिल्मी अंदाज में वो बोला। उसकी इस बात पर मैं चाहकर भी हंसे बिना न रह पाई। अरे अच्छा खासा, माता पिता ने लड़कों वाला नाम तो रखा हुआ है जनाब का, मगर नए जमाने की नई पीढ़ी के चलन के चलते लड़की बने फिरेंगे अब अनु। खैर, मैंने अपनी हंसी रोकने का असफल प्रयास करते हुए उसे उसका कमरा दिखाया। खाने पीने का समय वगैरह और कुछ हमारे घर के नियम कायदे समझाए। फिर उसके बाद उसका दिया हुआ एडवांस चुपचाप लेकर मैं तैयार होकर सनी के साथ स्कूल निकल गई। थोड़े दिन बीतते ही मेरे मन की शंका कम होने लगी। वो मेरा मतलब है कि अनुराग सचमुच बहुत ही शरीफ निकला, जिसका नमूना 2 बार तो मैंने अपनी आंखों से देखा और कई बार अपने कानों से सुना भी। दरअसल उसके कमरे और मेरे कमरे की दीवार एक ही होने के कारण मुझे अक्सर उसकी बातें सुनाई पड़ जाती थी, जो कि कभी वो अपने बड़े भाई से, माँ से और कभी अपने दोस्तों से कर रहा होता था।
अनुराग ने 2 बार तो 2 लड़कियों को समझाकर उनके घर भेजा था, जिसमें से एक तो अपने प्रेमी के धोखा देने पर इसके पास कुछ अजीब सा इरादा, या कह ले कि अपने प्रेमी की बेवफाई के बदले अनुराग के साथ मिलकर उसे भी अपनी बेवफाई दिखाने का इरादा लेकर आई थी। और एक दूसरी लड़की जो कि अनुराग से उम्र में मुझे काफी कम लगी, जिसे कि शायद ये ट्यूशन पढ़ाता था, उसे अनुराग से प्यार हो गया, या कह ले कि इस कच्ची उम्र का आकर्षण, मगर अनुराग ने उसे भी बड़ी ही समझदारी और धैर्य के साथ समझाकर उसके घर वापस भेज दिया। अब मुझे उस दिन रोमा द्वारा अनुराग को बेहद शरीफ कहे जाने का कारण बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका था। अनुराग सचमुच एक अच्छा और सच्चा लड़का है। वो स्वार्थी, आवारा या मौकापरस्त तो बिल्कुल भी नहीं। अनुराग यहाँ रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो वैसे तो वो सारा दिन अपने कमरे में ही रहकर पढ़ता रहता था, मगर कभी कभी शाम को जब वो कमरे से बाहर निकलता था तो कई बार सनी के साथ क्रिकेट खेला करता था। और इसके अलावा मुझे उषा देवी ने बताया कि वो अक्सर दोपहर में भी उनके पास आकर बैठ जाता था और उनसे काफी बातें भी किया करता था। उषा देवी और सनी दोनों ही अब अनुराग से काफी घुल मिल गए थे और उसे काफी पसंद भी करने लगे थे। बस एक मैं ही थी जिससे कि अनुराग की बात सबसे कम होती थी, या कहें कि बिल्कुल भी नहीं। वो बस महीने की 1 तारीख को मुझे पैसे देने आता था और मैं चुपचाप ले लेती थी। हाँ, कभी कभी जब वो आते जाते मेरे सामने पड़ जाता तो गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, तो कभी गुड नाइट भी हो जाया करती थी। कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ही चल रहा था। फिर एक दिन मेरे स्कूल से मुझे इंटरनेशनल स्कूल मीट के लिए चुन लिया गया। हमारे स्कूल से सिर्फ 2 ही टीचर्स का इसके लिए चुनाव किया गया, एक तो अंग्रेजी की टीचर मिस रोमा और दूसरी मैं। वैसे मेरे लिए तो ये दोहरा अवसर था, क्योंकि इस तरह से एक तो मुझे वहाँ अन्य देश के स्कूल की शिक्षा पद्धति और उनकी नीतियों के विषय में जानने का सुअवसर प्राप्त हो रहा था, और दूसरी ओर मैं इस बहाने पूजा और उसकी बेटी से भी मिल पाती, जिसमें कि सबसे बड़ी बात ये होती कि इस तरह से मैं पूजा की शिकायत भी दूर कर पाती और उसकी बेटी के जन्मदिन में जाने से भी मैं बच जाती, जो कि अगले 2 महीने बाद ही था। मगर इसमें भी एक सबसे बड़ी दिक्कत मेरे लिए ये थी कि बच्चों को उस प्रोग्राम में जाने की अनुमति नहीं थी, और सनी को मैंने आज तक कभी कहीं अकेले नहीं छोड़ा था। और एक बार को मैं उसे अकेले छोड़ भी देती तो फिर उसकी दादी, जो कि खुद ही इतनी वृद्ध हैं और बीमार भी रहती हैं, वो उसे कैसे संभालती। और सच कहूं तो मैं उन्हें भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। यही वजह थी कि मैं इतने सालों से पूजा के बुलावे को हर बार टालती आ रही थी। स्कूल में नामों की घोषणा होने पर सब लोग मुझे बधाइयां दे रहे थे, और इन सब में सनी ने भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस माँ कहकर बधाई दी, क्योंकि शायद वो अभी तक इस बात से अनजान था कि ऑस्ट्रेलिया मुझे अकेले ही जाना होगा। रोमा तो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल बच्चों की तरह उत्साहित थी, और उसने तो नामों की घोषणा होते ही ऑस्ट्रेलिया के सभी पब्स, बार और सारे विजिटिंग प्लेसेस की लिस्ट भी बना ली थी। मैं सारी रात उधेड़बुन में लगी रही, और फिर सुबह होते होते मैं ये निर्णय ले चुकी थी कि मैं आज अपना नाम वापस ले लूंगी, जबकि मैं ये अच्छी तरह से जानती थी कि इसका असर मुझ पर आने वाले समय में अच्छा नहीं होगा, पर मैं मजबूर थी। मैं सनी को लेकर घर से स्कूल के लिए निकल ही रही थी कि तभी अनुराग भी कहीं जाने के लिए तैयार होकर आ गया, और फिर सनी ने उसे जिद करके हमारी कार में लिफ्ट दे दी। हालांकि अनुराग इस तरह से मेरी गाड़ी में बैठने के लिए कुछ असहज सा लग रहा था, मगर सनी की जिद के आगे उसे मानना ही पड़ा। उसकी असहजता का कारण भी शायद मैं ही थी, क्योंकि परिवार के अन्य सदस्यों की तरह मैं उससे कभी ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। हाँ, 1-2 बार उसने ये कोशिश जरूर की थी, मगर कभी मेरे पास समय की कमी तो कभी मेरा अंतर्मुखी स्वभाव उसके आड़े आ जाता था। आपको बहुत बहुत बधाई हो, अनुराग ने मुझसे कहा, जिसको सुनकर पहले तो मैं हतप्रभ हो गई कि इसे तो मैंने कुछ बताया भी नहीं। फिर किसने? क्या सनी या फिर सनी की दादी? मैं इसी विचार में खोई हुई थी, और इसलिए मैं उसकी बधाई का कोई उत्तर भी नहीं दे पाई। तभी वो एक बार फिर से बोल पड़ा, रोमा जी ने मुझे बताया था कि आप दोनों इंटरनेशनल स्कूल मीट के लिए सिलेक्ट हुए हैं। कल ही मेरे पास उनका फोन आया था, और आप यहाँ सनी और दादी जी की बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए और निश्चिंत होकर जाइए, यहाँ पर मैं हूं न। तभी ब्रेक लगने की आवाज से सब चौंक पड़े। दरअसल मेरा स्कूल आ गया था, और इस वक्त मेरा मूड भी कुछ ठीक न होने के कारण मेरी गाड़ी का ब्रेक भी कुछ ज्यादा ही तेजी से लग गया था। इन बातों के चक्कर में वो मिस्टर होशियार अनुराग भी रास्ते में उतरना भूलकर मेरे और सनी के साथ सीधे स्कूल ही पहुंच गया। फिर न तो मैंने ही उससे कुछ कहा और न ही वो कुछ बोला, और चुपचाप मेरी कार के रुकने पर उतरकर पीछे मुड़कर वापस चला गया।
स्कूल पहुंचने के बाद से ही मैं मौका तलाश रही थी कि मैं रोमा से बात कर लूं कि आखिर उसने उस अनुराग को इतना हक भला कैसे दे दिया, मगर मुझे उससे बात करने का मौका सीधे लंच टाइम में ही मिल पाया। अरे वाह, आज तो मैडम ने एंट्री हीरो के साथ की थी। रोमा की इस बात ने तो मानो आग में घी का ही काम कर दिया और मेरे गुस्से का ज्वालामुखी अब फूट पड़ा। क्या हीरो? तेरे लिए होगा वो हीरो, मगर मेरे लिए बस वो मेरे घर में किराए से रहने वाला एक लड़का है, समझी? और रोमा, तूने उससे मेरी फैमिली के लिए फेवर क्यों मांगा? हाँ, अरे मानती हूँ कि वो एक अच्छा और शरीफ लड़का है, मगर इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं ना कि मैं उस पर अपने छोटे से बच्चे और उसकी बूढ़ी बीमार दादी को छोड़कर चली जाऊं। मैं इतना कहते कहते हाँफने लग गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिस पर रोमा एक भरा हुआ पानी का ग्लास मेरी ओर बढ़ाते हुए बोली कि ले यार, पानी पी तू पहले और रिलैक्स कर। देख यार, मैं तेरी परिस्थितियों को बहुत ही अच्छे से समझती और जानती हूँ, बस इसीलिए मुझे अनु से बात करनी पड़ी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू इस अपॉर्चुनिटी से साफ इनकार कर देने वाली है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती डियर। इसके भी दो कारण हैं। एक तो मैं तेरे अलावा किसी और के साथ जाना नहीं चाहती, और दूसरा ये कि तू भी इस बहाने अपने इस संकुचित दायरे से निकल पाएगी। देख, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तेरे पति समीर के जाने के बाद तूने खुद को किस कदर कैद कर रखा है। तू सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए ही जी रही है, और यहाँ तक कि तू हंसती भी दूसरों की खुशी के लिए ही है। बाकी बात रही अनु की, तो उसकी गारंटी मैं लेती हूँ, बस इससे ज्यादा मैं इस विषय में तुझसे और कुछ नहीं कह सकती। बट ये फाइनल है कि हम दोनों ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। कहते हुए रोमा स्टाफ रूम से बाहर निकल गई। आज मैं अपना नाम वापस नहीं ले पाई। मैंने सोचा कि मैं कल जरूर अपना नाम वापस ले लूंगी, और उसके बाद रोमा को तो मैं धीरे धीरे जैसे तैसे करके मना ही लूंगी। घर पहुंचते ही मुझे अपने दरवाजे पर ही सुशीला आंटी मिल गई, और उन्होंने मुझे घबराते हुए बताया कि आज मेरे घर में डॉक्टर आया था और उषा देवी को न जाने क्या हो गया था। उनकी बात सुनते ही मैं दौड़कर उषा देवी के पास पहुंची, और जब मैंने देखा कि वो तो हंसते हुए अनुराग से बातें कर रही हैं और अनुराग उन्हें संतरा छील छील कर खिला रहा है, तो मैं समझ ही नहीं पाई कि ये जो मेरी आंखों के सामने है ये सच है या फिर जो मुझे अभी अभी बाहर मिली सुशीला आंटी ने बताया वो सच था। तभी अनुराग, जो कि उषा देवी को चुटकुले सुनाकर हंसा रहा था, उठ खड़ा हुआ, जिस पर उषा देवी ने अपने हाथ से उसे वापस से बैठने का इशारा किया और बोली कि आज मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो इस बच्चे ने मेरी बहुत मदद की। इसने मुझे दवा दी और फिर मेरे मना करने पर भी फोन करके डॉक्टर त्रिपाठी जी को बुला लिया। क्या हुआ इन्हें? मैंने घबराकर अनुराग की तरफ देखते हुए पूछा, तो उसने बड़ी ही सहजता से बताया कि कुछ नहीं, बस दादी जी का जरा सा बीपी बढ़ गया था तो मैंने इनका बीपी मापकर इन्हें दवा दे दी। वो दरअसल मेरी मम्मी को भी सेम यही प्रॉब्लम है, तो मुझे इस बारे में पता है सब कुछ। बाकी डॉक्टर साहब को तो मैंने बस इसलिए बुलाया था कि दादी जी का एक बार पूरा चेकअप करवा लूं, और हाँ, मैंने लैब वाले को बुलाकर इनका ब्लड सैंपल भी दे दिया है ताकि इनका फुल बॉडी चेकअप हो सके, जिसकी रिपोर्ट आज रात में ही आ जाएगी और फिर आप बेफ्रिक होकर ऑस्ट्रेलिया जा सकती हैं। मैं इस पर कुछ कह पाती उससे पहले ही उषा देवी जी बोल पड़ी। हाँ सुमन बेटी, तुम आराम से जाओ, और फिर 3-4 दिनों की ही तो बात है। बाकी इसी बहाने तू पूजा से भी तो मिल लेगी, वरना तो मुझे छोड़कर कभी तू जाने से रही। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, और तभी सनी ने मुझसे कहा कि मुझे जरूर जाना चाहिए और वो अपना और दादी का ख्याल रख लेगा, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है ना। उसकी मासूम बातें मुझे आज फिर से एक बार बहुत ही प्रोत्साहित कर गईं। क्या सचमुच मेरा बेटा अब इतना बड़ा हो गया है कि वो अपनी माँ की उलझन एक ही पल में सुझाने लगा है? माँ, मुझे रोमा मैम ने बताया है कि दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, सनी ने एक बार फिर मुझसे मुस्कुराकर कहा। अगले दिन मैंने प्रिंसिपल मैम को अपना जवाब हाँ में दे दिया। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया जाने की तारीख भी आ गई, और फिर बड़े ही बेचैन और भारी मन से मैंने सनी और उसकी दादी समेत अनुराग को ढेर सारी हिदायतों के साथ अलविदा कहा। ऑस्ट्रेलिया आने जाने का पूरा खर्चा स्कूल वालों ने ही उठाया, और पासपोर्ट, वीजा वगैरह का इंतजाम भी उन्हीं लोगों ने हमें करके दिया था। मैंने पूजा और उसकी बेटी के लिए ढेर सारे तोहफे खरीद लिए थे। ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर मैं और रोमा इतने व्यस्त रहे कि रोमा बेचारी की विजिटिंग प्लेसेस वाली लिस्ट तो धरी की धरी ही रह गई। बाकी मैं भी पूजा से बस एक ही दिन मिल पाई। रोमा भी मेरे साथ ही थी।
हम दोपहर में पूजा के घर पहुंच गए थे और फिर रात में डिनर करके ही वापस आए, मगर पूजा तो इतने पर भी बहुत नाराज हुई क्योंकि जब मैंने उसे बताया था कि मैं ऑस्ट्रेलिया आ रही हूं तो उसे लगा कि मैं पूरे 4 दिन उसी के पास रुकूंगी, मगर हम लोगों को स्कूल के द्वारा उपलब्ध कराए गए गेस्ट हाउस में ही रुकने की अनुमति थी, तो हम चाहकर भी बाहर कहीं और नहीं रुक सकते थे। पूजा की बेटी बिल्कुल आलोक की शक्ल पर गई थी और वो बहुत प्यारी भी थी। आलोक ने हम लोगों को अपनी कई गजलें और कविताएं सुनाई और उसने ये भी बताया कि वहाँ का कोई भारतीय पब्लिकेशन जो कि उसके ही किसी डॉक्टर मित्र के बड़े भाई का है, वो उसकी गजलों और कविताओं की 2 किताबें भी छाप रहा है, जिस पर रोमा ने उसे उन किताबों को डाक से भारत भेजने की भी बात कर ली। उफ, रोमा का बेबाकपन यहाँ पूजा को कुछ खलसा रहा था जिसे मैं बहुत जल्दी ही भांप गई। मैंने पूजा को अकेले में ले जाकर समझाया भी कि रोमा बस एक स्वतंत्र विचारों की महिला है, बाकी वो गलत बिल्कुल भी नहीं है। पर इस बात के जवाब में पूजा ने मुझसे कहा कि वो ऐसी औरतों को बहुत अच्छे से जानती है जो खुद का घर तो कभी बसाती नहीं है और दूसरों के बसे बसाए घरों को उजाड़ने की फिराक में ही घूमती रहती हैं बस। मुझे पूजा का ये तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शायद इतने सालों में वो काफी बदल चुकी थी। पूजा का वो सकारात्मक पहलू जिसे मैं जानती थी और जिससे मेरी दोस्ती थी, वो तो इस बार मुझे उसमें कहीं बिल्कुल भी दिखा ही नहीं। इन 4 दिनों में मैंने अनगिनत बार सनी और उसकी दादी से वीडियो कॉल पर बात की और 2-4 बार तो मैंने उन सबका हालचाल अनुराग को फोन करके भी पूछा। 4 दिन बीत गए और हम भारत वापस आ गए। जैसे ही मैं घर पहुंची सनी मुझसे लिपटकर रोने लगा और उसे रोता हुआ देखकर मेरी आंखें भी नम हो गईं। फिर मैंने सनी से वादा किया कि अब मैं उसे ऐसे अकेला छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। मैंने जब उषा देवी की तरफ देखा तो उनकी आंखें भी नम थीं। अनुराग भी उस वक्त वहीं मौजूद था। बाद में मुझे पता चला कि मेरे जाने के दूसरे दिन ही सनी को तेज बुखार हो गया था और अनुराग ने उसकी दिन रात सेवा की। डॉक्टर को दिखाना, समय से दवा और खाना पीना देना और हाँ, रात भर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां भी रखना। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किन शब्दों में अनुराग का शुक्रिया अदा करूं, और सबसे बड़ी बात कि उसने मुझे किसी भी कॉल या वीडियो कॉल तक पर भी ये पता नहीं चलने दिया, बस ये सोचकर कि मैं परेशान न हो जाऊं। आखिर कौन करता है आजकल किसी और की परेशानी की इतनी परवाह। मेरे दिल से आज अनुराग के लिए बस दुआएं ही निकल रही थीं, ढेर सारी दुआएं। दिल कह रहा था कि वो जो भी चाहे, हे भगवान उसे मिल जाए। अनुराग दिन रात बस अपनी पढ़ाई में ही लगा रहता था, मगर कहते हैं ना कि मेहनत के साथ ही साथ हमारी सफलता में हमारी किस्मत का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, और शायद अनुराग की किस्मत उसकी मेहनत में अपना ये बड़ा योगदान करना इस बार भूल गई और वो यूपीएससी की प्री परीक्षा में ही क्लियर नहीं कर पाया। समय कभी नहीं ठहरता बेटा, ये एक जगह तो टिककर रह ही नहीं सकता, जैसे कि तुम कभी कहीं एक जगह टिककर नहीं बैठती ना, बिल्कुल वैसे ही। देखना एक दिन हमारा भी बुरा समय उठ जाएगा और फिर मेरी बिटिया के जीवन में बस खुशियां ही खुशियां होंगी। मेरी माँ अक्सर मुझसे ये बात कहा करती थी, जिस पर मैं झट से उनसे पूछ पड़ती थी कि माँ, समय कैसे उड़ेगा, क्या समय के पंख होते हैं? और आज मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आने लगी है कि समय तो सचमुच कभी भी और कहीं भी नहीं टिकता है, और हाँ, सचमुच वो पंख लगाकर ही तो उड़ जाता है। जैसे कि मेरे जीवन में मैंने कितने ही उतार चढ़ाव देख लिए इस समय के, मुझे पता भी नहीं चला और समय कितनी तेजी से पंख लगाकर उड़ गया। आज मेरा बेटा सनी मेरे कंधे तक आने लग गया है और मेरे बालों पर चांदनी ने भी अपना कब्जा जमाना अब कुछ शुरू कर ही दिया है, मगर मैंने तो इस पर भी ध्यान तभी दिया जब कल मैं रोमा के कहने पर जबरदस्ती इनमें हेयर कलर लगा रही थी। दरअसल ईश्वर की कृपा से मुझे अब अपने स्कूल की प्रिंसिपल बनने का सुअवसर प्राप्त होने जा रहा है, और रोमा के साथ ही मेरी अन्य साथी अध्यापिकाओं का भी यही कहना है कि मैं इस स्कूल की सबसे कम उम्र की प्रिंसिपल बनने जा रही हूँ, तो मुझे जरा लगना भी वैसा ही चाहिए, न कि अपनी उम्र से बड़ा। वैसे तो मैं इन सब बातों में कम ही विश्वास करती हूँ, पर रोमा ने सिर्फ कहा ही नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही कहा। अरे उसने तो मुझे ये धमकी भी दे डाली है कि अगर मैं बालों को कलर करके नहीं आई तो वो स्कूल में ही मुझे पकड़कर मेरे बाल रंग देगी। आज मैंने उसकी खुशी के लिए ये भी कर लिया और इस खास मौके के लिए मेरे लिए वो ही अपनी पसंद से हल्के गुलाबी रंग की साड़ी भी लाई है। इस पर आज मैंने इतने सालों बाद उसी के कहने पर एक मोतियों का गले का सेट भी पहना है, जो कि मुझे पूजा ने उपहार में दिया था जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी। आज वहां मैंने स्मिता मैम को भी बुलाया है। हालांकि अब वो ज्यादा बाहर आती जाती तो नहीं है, पर मेरे कहने पर वो जरूर आएंगी और उन्हें अपने साथ लाने की जिम्मेदारी मैंने रोमा को दी है, क्योंकि अब मैम को इस उम्र में खुद से ड्राइव करने में दिक्कत होने लगी है।
मैं बस तैयार होकर बाहर निकली ही थी कि तभी अनुराग सामने से आ गया, जो कि इस वक्त अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने के लिए निकल रहा था। दरअसल यूपीएससी के कभी प्री में तो 2 बार मेंस में भी असफल होने के बाद उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टनरशिप में यूपीएससी की कोचिंग खोल ली है और अब वो वहां बच्चों को यूपीएससी के लिए तैयार करता है। मुझे देखते ही वो बोला कि आज आप बहुत बदली लग रही हैं। मेरा मतलब है कि आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं और ये गुलाबी रंग आप पर बहुत खिल रहा है। आप गुलाबी रंग पहना करिए। उसकी इस बात पर मैं बस थैंक्स कहते हुए मुस्कुरा दी। अब मैं अनुराग के साथ काफी सहज महसूस करने लगी हूँ, जिसका कारण शायद उसका सनी को ट्यूशन पढ़ाना भी है। वैसे तो सनी को मैं खुद ही इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, पर अब बड़ी क्लास में मुझे उसको गणित पढ़ाने में दिक्कत होने लगी है। मैं तो उसकी बाहर कोचिंग लगाने वाली थी, मगर अनुराग ने कहा कि वो सनी को घर में ही पढ़ा देगा, तो मैं भी मान गई। बाकी सनी भी अनुराग के साथ काफी खुश रहता है, मगर न जाने क्यों कुछ दिनों से मुझे सनी का बर्ताव अनुराग के प्रति कुछ अजीब सा लग रहा है। और आज भी अनुराग के मेरी तारीफ करने के बाद से ही मुझे सनी का मूड कुछ उखड़ा हुआ सा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि आज स्कूल से वापस आकर मैं सनी से इस सिलसिले में जरूर बात करूंगी। आज तो कयामत ढा रही है मैडम जी, रोमा ने मुझे देखते ही कहा। मैं मन ही मन सोच रही थी कि क्या सचमुच? वैसे तो मैं इतनी सुंदर कभी भी नहीं थी कि कोई मेरी इस तरह से दिल खुश करने वाली तारीफ करता, मगर समीर के जाने के बाद तो जैसे मैंने आईना देखना ही छोड़ दिया था। मगर आज जब खुद को तैयार होते हुए मैंने आईने में देखा तो एक बार को तो मुझे भी लगा कि इतनी बदसूरत भी नहीं हूं मैं। जब तू सब कुछ दूसरों की खुशी के लिए करती है तो कभी दूसरों की खुशी के लिए सज संवर भी लिया कर, रोमा ने बड़ी ही स्नेह भरी नजर मुझ पर डालते हुए कहा और मैं मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद बोलती हुई उसके गले से लग गई। सफलता का स्वाद सचमुच बहुत मीठा होता है, और वो भी खासकर तब जबकि ये सफलता आपको आपके अथक परिश्रम, समर्पण और संघर्ष के बाद मिली हो, जिसका अनुभव आज मुझे स्कूल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाते हुए, मेरा मतलब है कि प्रिंसिपल का पद संभालते हुए हो रहा है। आज सनी को मैंने जीवन में पहली बार थप्पड़ मारा। वो हमेशा ही इतना अच्छा बच्चा रहा है कि मुझे कभी भी उस पर इस तरह से हाथ उठाने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई, पर आज उसने कुछ ऐसा कह दिया कि जिसके बाद मैं बहुत रोकने पर भी खुद को उस पर हाथ उठाने से नहीं रोक पाई। उसके कहे हुए शब्द अभी भी मेरे कानों में गर्म शीशे के जैसे पिघल रहे हैं। उसे लगता है कि मैं अनुराग को पसंद करती हूँ, और मैंने आज जो सजना संवरना किया था वो भी अनुराग के कहने पर ही किया था। और उसने मुझे बताया कि गुलाबी रंग अनुराग का फेवरेट है, इसलिए मैंने वो ही कलर आज के लिए जानबूझकर चुना। हे भगवान, मेरे बच्चे को इतनी बड़ी गलतफहमी। मुझे सब कुछ जलता हुआ सा लग रहा है, सब कुछ। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वर्तमान दिन। कितना कुछ घटा है न मेरे इस जीवन में, मैं तो खुद भी भूल गई थी। वैसे ये हम मनुष्यों के स्वभाव का सबसे बड़ा लक्षण है कि हम अपने जीवन में जरा सी भी सुख की बदरी बरसते ही अपने जीवन में पड़े हुए दुखों के भयंकर सूखे को पल भर में ही भुला बैठते हैं, और फिर उसके बाद जब कोई छोटी सी चुनौती भी हमारे सामने आती है न, तो हम अपने अतीत के संघर्षों से प्रेरणा लेकर मजबूती से उसका सामना करने की बजाय कमजोर पड़कर वक्त और हालात के सामने अपने हथियार डाल देते हैं। मुसीबत के समक्ष हम अपने घुटने टेक देते हैं, और यही बेवकूफी आज मैं भी करने जा रही थी। अरे, जब मैं अपने जीवन में आई विषम से विषम परिस्थिति में नहीं टूटी तो अब क्यों और कैसे टूट सकती हूं मैं? उफ, इन अतीत के पन्नों ने तो मुझे फिर से एक बार पूरी ताकत से इन रुकावटों और चुनौतियों के समक्ष खड़े होने की एक अद्भुत प्रेरणा दे दी है। और जो मुझसे किसी ने कहा था ना कि किसी का भी अंत एक नई शुरुआत का सूचक होता है, वो भी बिल्कुल सही कहा था। मगर कई बार हम किसी की कही हुई बातों का मतलब कुछ अलग ही ढंग से निकाल लेते हैं। फर्क होता है तो बस समझने का, जैसे कि अंत इंसान का नहीं बल्कि अंत होना चाहिए हमारी कमजोरियों का, हमारी कायरता का, हमारी समाज के सामने सभी जायज और नाजायज बातों पर बेवजह झुकने का। जब मैं गलत नहीं हूं तो फिर मैं क्यों डरूं और क्यों भागूं किसी के भी सवालों से या इन बेवजह के गलत हालातों से? मेरे बेटे को अगर कोई गलतफहमी हुई है तो उसकी गलतफहमी को दूर करके मेरे और उसके बीच आई इस नकारात्मकता का अंत भी मुझे ही करना होगा, तभी तो होगी हमारे बीच विश्वास और सच्चाई की एक नई शुरुआत। मैंने तय कर लिया है कि अब मैं अनुराग से साफ तौर पर इस विषय पर बात करूंगी, और वैसे भी अब तो वो अच्छा खासा कमाने भी लगा है, तो फिर उसे हमारे घर में एक छोटे से कमरे में रहने की क्या जरूरत? मैं अब उषा देवी की नींद की गोलियों की शीशी वापस उनके बिस्तर के सिरहाने रख चुकी थी। मैं बस अनुराग से बात करने उसके कमरे में जा ही रही थी कि तभी मुझे उसके कमरे से सनी निकलता हुआ नजर आया।
मैंने सोचा कि मैं सनी के सामने ही अनुराग को घर खाली करने के लिए कह देती हूँ, मगर मैं सनी को पुकार पाती उससे पहले ही वो तेज कदमों से चलता हुआ घर से बाहर निकल गया। मैं अब अनुराग के सामने थी। अनु, तुम्हारी कोचिंग तो अब काफी अच्छी चलने लगी होगी ना, और कमा भी अच्छा ही लेते होगे फिर तुम। मेरी बात को बीच में ही काटते हुए अनुराग बोल पड़ा कि वो कल हमारे घर से जा रहा है, क्योंकि शायद वो इसी साल शादी भी करने वाला है और इसी सिलसिले में उसकी माँ अब उसके पास ही रहने के लिए भी आ रही हैं। अनुराग की इस बात को सुनकर मेरा मन काफी हल्का हो गया और मैं उसके कमरे से बाहर आने लगी। मैं जैसे ही उसके कमरे से निकलने के लिए मुड़ी तो वो बोला कि मैं जानता हूं कि आपके दिल में मैं एक किराएदार से ज्यादा कोई भी जगह नहीं बना पाया, और यही बात मैंने अभी सनी को भी समझा दी है। उसकी ये बात सुनकर मैं उसकी ओर मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे लिए वो एक किराएदार और एक बहुत अच्छे इंसान के अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने तो कभी सपने में भी समीर के अलावा किसी और की परछाई तक नहीं देखी थी, मगर मुझे आज ऐसा लगा कि शायद अनुराग के दिल में, मगर मैं इस शायद को हमेशा शायद ही बने रहने देना चाहती हूँ, और इसलिए मैं उल्टे पांव अपने कमरे में लौट आई। रात को जब सनी बहुत देर तक वापस नहीं आया तो मैं किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत होकर उसे देखने के लिए घर से बाहर निकली। मैं बस दरवाजा बंद कर ही रही थी कि तभी सनी आ गया। मैं उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले गई और मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें बुरी तरह से सूजी हुई थीं कि जैसे वो बहुत ज्यादा रोया हो। मैं उससे कुछ भी कहती या उसे कुछ भी बताती उससे पहले ही वो मेरे पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। वो बार बार बस मुझसे सॉरी ही बोलता जा रहा था। तभी मैंने अनुराग को दरवाजे की आड़ में खड़े हुए पाया। शायद ये सब अनुराग के समझाने का ही असर था, जो कि सनी की आंखों से पश्चाताप के आंसुओं के रूप में निरंतर बहता जा रहा था। शायद जब सनी ने मुझसे अनुराग के बारे में वो सब कहा तो अनुराग ने वो सब कुछ सुन लिया था और फिर उसने सनी को अपने पास बुलाकर मेरे और उसके बारे में समझाया होगा, जिसका असर मुझे इस वक्त मेरे सामने दिख रहा था। आज ईश्वर की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। एक बहुत अच्छा और अपनी माँ को बहुत प्यार करने वाला बेटा, सबका सम्मान करने वाली मेरी लाडली बहू, और हाँ, समीर की माँ भी आज मेरे हर एक फैसले में मेरा साथ देती हैं, जो कि अब मेरी सासू माँ बन चुकी हैं, और सनी की नए जमाने वाली भाषा में इस वर्ल्ड की बेस्ट दादी माँ। उस दिन मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी, इस बात का अंदाजा मुझे आज और भी ज्यादा होता है जब मैं मेरी खुशियों को और मेरी वजह से खुश होते हुए लोगों को मेरे चारों तरफ देखती हूँ। और आज मैं यही बात अपने जैसे और लोगों को भी समझाना चाहती हूँ कि हमें अपनी परेशानियों से डरना नहीं है, बल्कि उनका डटकर सामना करना है। संघर्षों से घबराकर हमें सब कुछ खत्म करने की दिशा में अग्रसर होते हुए खुद की जिंदगी का अंत नहीं करना है, बल्कि हमें इस तरह की परिस्थितियों से हमारे अंदर उपजने वाली नकारात्मकता का अंत करना है, और यही अंत हमें एक नई शुरुआत देगा। आज मैं अपने बेटे सनी व अपनी बहू शिखा के योगदान तथा अपनी सासू माँ के आशीर्वाद से एक संस्था चला रही हूँ, जो कि एक हेल्पलाइन नंबर के साथ मैंने शुरू की है, जिसमें मैं जिंदगी की तमाम परेशानियों का बस एक ही विकल्प, आत्महत्या को मानने वालों को पहले फोन पर ही समझाती हूँ और फिर उन्हें यहाँ पर अपने सामने बिठाकर उनकी पूरी बात सुनने के बाद उन्हें उचित सलाह तथा मदद देने की पूरी कोशिश करती हूँ। इस नेक काम में मेरी बहू शिखा, जो कि एक काउंसलर है, वो भी मेरा पूरा सहयोग करती है। मेरी ये एक छोटी सी कोशिश अगर किसी की ईश्वर द्वारा दी गई इस बेशकीमती जान को बचाकर उसे कोई उचित मार्गदर्शन दे सके, इससे ज्यादा सुकून भला मुझे और किस काम में मिल सकता है। हाँ, रिटायरमेंट के बाद मैं शाम को 2 घंटे अपने ही पुराने घर में भी जाती हूँ, जो घर मेरी सासू माँ ने सनी के कहने पर स्वेच्छा से एक अनाथ बच्चों की संस्था को दान कर दिया है, जहाँ पर अब एक अनाथाश्रम बन चुका है। मैं वहां बस उन्हीं बच्चों को पढ़ाने जाती हूं, मगर रविवार को मैं वहां से अवकाश लेती हूं और फिर प्रत्येक रविवार को मैं स्मिता मैम से मिलने जाती हूं, जो कि अब काफी वृद्ध हो चुकी हैं। पूजा की बेटी MBBS कर रही है और रोमा अब शायद घर बसाने के बारे में सोच रही है। भगवान ने चाहा तो रिटायरमेंट से पहले तो वो शादी कर ही लेगी। स्कूल में उसकी सारी अध्यापिका मित्र उसे यही कहकर छेड़ती हैं। सासू माँ अब ज्यादा चल फिर नहीं पाती हैं, और हाँ, अब वो बोलती भी बहुत कम ही है। बस अपने नए फोन पर, जो कि उन्हें सनी ने अपने प्रमोशन की खुशी में ला कर दिया था, वो बस उस पर ही सारा दिन ब्रह्म कुमारी के वीडियोज देखती व सुनती रहती हैं। हाँ, सबसे अहम बात कि अब मैं सबके जन्मदिन की पार्टी में भी जाने लगी हूँ, और इसका श्रेय भी मेरी लाडली बहू, जो कि सही मायनों में मेरी बेटी है, उसी को जाता है। मेरे इस डर को निकालने का काम उसी ने इस घर में आकर सबसे पहले अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाकर किया था, और फिर उसके बाद तो सनी के साथ ही साथ वो मेरा जन्मदिन भी हर साल बड़ी ही धूमधाम से मनाती है। माँ, बाहर 2 महिलाएं खड़ी हैं, वो शायद आपसे ही मिलना चाहती हैं।
मैंने उनसे कहा भी कि वो शिखा से बात कर सकती हैं, पर उनका कहना है कि उन्हें उसी महिला से मिलना है जिनसे कि उनकी फोन पर बात हुई थी। सनी की इस बात को सुनते ही मैं समझ गई कि ये वो ही माँ बेटी हैं जिनसे कि मेरी कल देर रात में बात हुई थी। फिर मैंने अपने हाथों को धोकर खाने की प्लेट को ढककर एक तरफ रख दिया और मैं सीधे अपने ही नए घर में बने हुए ऑफिस की ओर बढ़ गई। अरे हाँ, 1 मिनट, मैं ये तो बताना ही भूल गई कि मेरी इस छोटी सी संस्था का नाम अंत एक नई शुरुआत है। समाप्त। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।